वेलकम ऑल बच्चों। आज मैं तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल लाया हूँ। वो इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, जिसको मैं आईईएस कहता हूँ। 2022 का क्वेश्चन है, 2022 रिसेंट है, पिछले साल का क्वेश्चन है। तुम्हारी नज़र के सामने है। देखो, कहता है ड्रॉ द स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये तो खैर थ्योरी में कर लोगे, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ए थ्री फेज 50 हर्ट्ज 400 volt 8 pole star connected induction motor has the following circuit parameters referred to a stator side in an exact equivalent circuit model. Exact equivalent circuit याद कर लो, पढ़ाया था मैंने। R1 0.21 ohm, R2 dash 0.32 ohm, X1 plus X2 dash is equal to 4.8 ohm. अब X1 is equal to X2 dash में अलग अलग इसने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ लिख दिया है assuming X1 is equal to X2 dash। तो दोनों में एक एक का वैल्यू हो गया 2.4, ठीक है ना। आर आई इज इक्वल टू 138 ओम। ये आर आई को हम लोग आर सी कहते हैं, लेकिन अब ये आर आई कह रहा है तो आर आई लिख देंगे। और ये जिसको एक्सएम कह रहा है उसको हम लोग एक्स फाई कहते हैं। तो एनीवे इसने एक्सएम दे दिया तो वहाँ हम लोग चेंज कर देंगे, एक्सएम कर देंगे। इज इक्वल टू 18.1 ओम, आर आई 138 ओम। ये कोर लॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। assuming x1 is equal to x2 dash and slip s is equal to 4%। 4% मतलब पर यूनिट में 0.04। तो पूछता है फाइंड द टोटल इम्पीडेंस सीन फ्रॉम स्टेटर साइड पर फेज, आउटपुट लाइन करंट, इनपुट पावर ड्रॉन, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड एंड ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। इतनी चीज पूछ रहा है। तुम जानते हो कि एयर गैप टॉर्क, एयर गैप पावर जो होता है ना बेटा, एयर गैप टॉर्क और डेवलप टॉर्क इक्वल होता है। इसलिए कि एयर गैप टॉर्क टॉर्क जो होता है वो होता है पीजी बाई ओमेगा एस एम, और ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड क्या होता है, वो होता है पीडी बाई ओमेगा एम। अब पीडी हो जाता है पीजी इंटू 1 - एस, और ओमेगा एम हो जाता है ओमेगा एस एम इंटू 1 - एस। तो 1 - एस कट गया। इसलिए थ्योरी में पढ़ लोगे, बहुत ध्यान से पढ़ा करो बेटा, वीडियोस को बहुत ध्यान से देखो। तो एयर गैप टॉर्क और डेवलप टॉर्क में कोई डिफरेंस नहीं होता है, एक होता है। इसीलिए आमतौर पर हम लोग सिर्फ इंडक्शन मोटर में टॉर्क बोल देते हैं, अलग अलग नहीं बोलते हैं, अनलेस कि आउटपुट टॉर्क हो। आउटपुट टॉर्क को फिर फाइनली फ्रिक्शन विंडेज वगैरह रोटेशन लॉस माइनस करने के निकालना पड़ता है, वो दूसरी बात। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, इसका डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाना क्या है, मैं तो लेकर के आया हूँ, इसलिए कि टाइम नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। देखो, यह है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मैंने इसको चेंज करके आर सी को आर आई कर दिया है और एक्स वाई को एक्स एम कर दिया है, बाकी सब चीज़ सेम है। अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये बताऊं कि इंडक्शन मोटर में न्यूमेरिकल बनाने में इस बात का ध्यान रखो कि कुछ वैल्यूज़ ऑफन यूज होते हैं, अक्सर यूज करते हैं उसी वैल्यू को। अब जैसे मान लो कि x1 प्लस x2 डैश, x1 प्लस x2 डैश तुमको कई जगह यूज करना पड़े, तो उसका वैल्यू एक बार ही लिख लो, बार बार क्यों उसको लिखते रहोगे और कैलकुलेट करते रहोगे। वैसे R2 डैश बाई एस है। अब ये तो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट है, तो इसमें x1 प्लस x2 डैश की नौबत कम आएगी। R2 डैश बाई एस का वैल्यू तुमको अक्सर यूज करना पड़ेगा। तो ऑफन यूज्ड वैल्यूज हम लोग पहले लिख लेते हैं, ऑफन यूज्ड वैल्यूज सॉल्यूशन में। बाकी डेटा तुम्हारे पास है ही, इसलिए कि उसका काम बार बार पड़ सकता है। सॉल्यूशन,
ऑफन यूज्ड वैल्यूज क्या है? हियर R2-S ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए कि PG इसी में एब्जॉर्ब होता है। R2 डैश का वैल्यू क्या दिया है इन्होंने? 0.32 ओम। 0.32 ओम और स्लिप है 4%, ये हो गया 0.04। तो ये हो गया 4 अठे 32 8 ओम इज इक्वल टू 8 ओम। ऑब्वियसली पर फेज 8 ओम पर फेज। ये हम लोग अक्सर यूज करेंगे, इसीलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तो जगह है नहीं। यहाँ तो जगह हो रही है। नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। पहली चीज़ क्या मांगी है इन्होंने? पेज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ग्रिड को छोटा कर दें। चलो इतना बड़ा ग्रिड कर देते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा है जेड इनपुट। तुम्हारे सामने फिगर है, देख लोगे। मैं जेड इनपुट कैसे निकालूंगा देख लो। जेड इनपुट, इनपुट इम्पीडेंस पूछा है ना। तुम बिल्कुल इनपुट टर्मिनल्स पे खड़े हो जाओ और देखो कि क्या क्या चीज़ है। तुमको मिलेगा सबसे पहले R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1। उसके बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा, किस किस चीज़ का? RI JXM और R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश का। ठीक है ना? सर्किट में देखो, यहाँ खड़े हो जाओगे तो R1 प्लस JX1, उसके बाद एक पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें RI भी है, JXM भी है और R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश भी है। समझिए? जिसका मतलब यह है कि जो आदमी यहाँ खड़ा हुआ है वैल्यू देखने के लिए, इसका एडमिटेंस, इसका एडमिटेंस और इसका एडमिटेंस सब ऐड हो रहा है, वो देगा तुमको एडमिटेंस। इम्पीडेंस होता है उसका इन्वर्स। तो मेरे कैलकुलेशन का तुम तरीका देखो कि कितना क्विक कैलकुलेशन ये कर देता है। आजकल के कैलकुलेटर्स को यूज़ करते कितना क्विक हम लोग कर लेते हैं, वह मैं तुमको बता रहा हूँ। ध्यान से देखोगे। RI प्लस JX1 के बाद मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा प्लस तमाम पैरेलल कॉम्बिनेशंस का Z हमको चाहिए। तमाम पैरेलल कॉम्बिनेशंस का मुझे Z चाहिए। ये Z क्या है? ये उस Y का इन्वर्स है। वो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का Y है ना बेटा, उसका ये इन्वर्स है। अगर तुम ये प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमको मज़ा आ जाएगा। इस पूरी चीज़ का ये इन्वर्स है, Y। अब वो टोटल Y क्या है? इंडिविजुअल्स का इन्वर्स करते चले जाओ। जैसे सबसे पहले कर दो RI 1/RI करोगे ना, RI का इन्वर्स प्लस, यहाँ तुम XM कर रहे हो ना, JXM का इन्वर्स, JXM का इन्वर्स। तुम्हारे कैलकुलेटर में इन्वर्स फंक्शन है बेटा,
कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी यूज होता है, इसलिए तुम्हारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। प्लस अब ये जो आर टू डैश बाई एस था, आर टू डैश बाई एस प्लस जे एक्स टू डैश, प्लस जे एक्स टू डैश, इसका भी इनवर्स। तो समझो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये एडमिटेंस आ गया तुम्हारा, जो इस ब्रैकेट के अंदर है। बात ध्यान से देखो, एडमिटेंस का इनवर्स होता है इम्पीडेंस, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इम्पीडेंस हो गया। तुमको डायरेक्टली जेड इनपुट मिल जाएगा। देखो कितनी आसानी से मिल गया। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, R1 का वैल्यू 0.21। मैं क्वेश्चन को यहाँ पर कागज पर मैंने डेटा लिख करके रखा है, इसलिए मैं ऐसे देख रहा हूँ। ये है 0.21 प्लस जे R1 प्लस जे X1। X1 था 2.4 ओम, 2.4 ओम। क्यों? डेटा यहाँ पर चाहो तो लिख दो पिछले पेज पे। X1 इज इक्वल टू X2 डैश, X1 इज इक्वल टू X2 डैश इज इक्वल टू टोटल X1 प्लस X2 डैश दिया हुआ था ना 4.8, 4.8 बाई 2 इज इक्वल टू 2.4 ओम। ठीक है, तो 2.4 ओम यहाँ मैंने लिख दिया, प्लस जे 2.4। अब देखो प्लस यहाँ मैं लिख रहा हूँ आर आई का इनवर्स। आर आई का वैल्यू क्या दिया था इन्होंने? 138। इसका कर दो इनवर्स। 1/38 लिखने की जरूरत ही नहीं। जे एक्सएम का कर दो इनवर्स। जे लिखो, एक्सएम का वैल्यू इन्होंने क्या दिया था? 18.1, 18.1। इसका भी इनवर्स कर दो। उसके बाद लिखो आर टू डैश बाई एस। ऑफन यूज्ड वैल्यूज के लिए मैंने यहाँ पर 8 ओम लिख दिया पहले ही, इसलिए कि आर टू डैश है तुम्हारा यहाँ 0.32 और एस है 0.04, तो ये 8 ओम निकल गया। इसीलिए मैंने कहा कि पहले इसको लिख दो, बड़े काम की चीज़ हो जाती है। प्लस जे एक्स टू डैश, फिर वही है 2.4, दोनों बराबर था ना, इसको भी कर दो इनवर्स। समझ गए? उसके बाद इस पूरी चीज का इन्वर्स कर दोगे तो ये तुमको पैरेलल कॉम्बिनेशन का इम्पीडेंस दे देगा। अब गौर से देखो, मैं डायरेक्टली फीड कर रहा हूं सब कुछ, और जैसे मैंने लिखा है वैसे ही फीड करूंगा, तो तुमको दिखा भी दूंगा। देखो सबसे पहले मैं करूंगा 0.21 प्लस 2.4i, 2.4i। मैंने जानबूझ करके ब्रैकेट बंद कर दिया ताकि तुमको कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। देख लिया? अब मैं करूंगा प्लस। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट तो आता नहीं है, छोटा ही ब्रैकेट से काम चलता है। ये एक ब्रैकेट दे दिया। अब मैं करूंगा 138 इनवर्स। और से देखोगे 138 इनवर्स।
देखा 138 इनवर्स आर आई इनवर्स प्लस प्लस 18.1 आई का इनवर्स प्लस ये ब्रैकेट चलेगा 18.1 आई का इनवर्स देख लो 18.1 आई का इनवर्स फिर चलेगा प्लस अब 8 प्लस 2.4 आई का इनवर्स करूंगा मैं ब्रैकेट में डाल के 8 प्लस 2.4 आई 2.4 आई ब्रैकेट यहाँ पर बंद करूंगा और फिर इसे कर दूंगा इनवर्स। अब इस पूरी चीज में ये बाहर का ब्रैकेट हो गया, ठीक है। अब इस पूरी चीज का फिर मैं कर दूंगा इनवर्स, देख लो। अब इसका वैल्यू मैं लिखूंगा, ठीक है। इस चीज का वैल्यू मैं लिखूंगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, बाद में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। तो देखो इज इक्वल टू, तुम्हारे सामने प्रेस करता हूं, देखो क्या आया। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आया होगा, आया ना, ठीक है। अब मैं इसको सीधे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, इसलिए कि मुझे रेक्टेंगुलर फॉर्म की जरूरत नहीं। शिफ्ट टू पोलर आर एंगल थीटा इक्वल टू करो, देखो कितना आता है। यह आया 8.39658 है, ध्यान से देख लो, सीधे इनपुट निकल गया बेटा, और कितनी आसानी से निकल गया। नहीं तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते, क्या क्या करते तुम लोग। आर आई इंटू जे एक्स एम बाई आर आई प्लस जे एक्स एम, पहले वो निकालते, फिर उसके बाद उसको पूरे रिजल्ट को करते इन पैरेलल विथ आर टू डैश बाई एस प्लस जे एक्स टू डैश। पागल ही हो जाओगे, देखो कितना आसानी से ये हो गया। तो ये जेड इनपुट हो गया 8.3958, तो इसके 8.4 लिखते थे, लिखने तो काम चल जाएगा, छोड़ो, कर देते हैं 3 डेसिमल प्लेस पर कर देते हैं। देखो 8.396, हालांकि गेट वगैरह में इतना अलो करते हैं एग्जाम में कि तुम इसको 8.4 भी कर दोगे तो काम चल जाएगा, वहाँ टाइम नहीं होता है ना। 8.396 कर देते हैं, 5 नहीं, उसके बाद 5 के बाद 8 है तो 396 कर देते हैं, 8.396। अब इसका एक टोटल एंगल भी आएगा, वो एंगल अब तुमको दिखाते हैं। 48 तो तुमको नजर आ रहा होगा, 48 पॉइंट कितना है ये देख लो, ये 48.77, 48.77 डिग्रीज, कहाँ से झटका मार देता है। 48.77 डिग्रीज ओम पर फेज। ये तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा इनपुट इम्पीडेंस है।
जेड इनपुट यही है। तो तुमको सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर लिखना हो और लैंग्वेज में लिखना हो तो नीचे लिख दो, टोटल इम्पीडेंस फ्रॉम स्टेटर साइड, दैट इज उसी के लैंग्वेज लिखना है, दैट इज टोटल इम्पीडेंस फ्रॉम स्टेटर साइड, यही लिखा था ना, फ्रॉम स्टेटर साइड, फ्रॉम स्टेटर साइड। शायद ब्रैकेट में लिखा था इसने पर फेज, वो मैं कर देता हूँ, स्टेटर साइड पर फेज। ये हो गया वैल्यू का जहाँ तक सवाल है 8.396 ओम, 8.396 ओम। ये तुम्हारा आंसर हो गया पार्ट 1 का। इसको घेर दो, तुम्हारी जो लैंग्वेज इसने यूज़ की है वही मैंने भी यूज़ कर दिया है, घेर लो। ये हो गया आंसर पार्ट 1 का। ये आंसर पार्ट 1 का। आंसर समझिए, ये आंसर है। अब अगली चीज क्या चाहता है ये, नेक्स्ट पार्ट 2 में ये जानना चाहता है इनपुट लाइन करंट। तो मैं लिख देता हूँ इनपुट लाइन करंट, इनपुट लाइन करंट। तुम जानते हो कि स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होता है, जानते हो ना, इनपुट लाइन करंट। जो हमारे सिंबल में यहाँ सर्किट में I1 है, I1 स्ट्रेट हो जाएगा इनपुट वोल्टेज V1 एज फेजर डिवाइडेड बाय Z इनपुट, जो अभी तुमने निकाला है Z इनपुट सब फेजर, Z इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर है, V1 फेजर है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, जगह है ना, हाँ इतनी जगह है, इज इक्वल टू, ये ध्यान रखो कि ये तुम्हारा स्टार कनेक्शन है तो V1 में तुमको लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज यूज करना है, ठीक है। तुम्हारा लाइन वोल्टेज है 400, तो 400/√3 करो, और कैलकुलेटर को अंदर करने दोगे 400/√3, और इसी का रेफरेंस मान लो। जहां मैं 0 डिग्री लिख दूं समझो रेफरेंस, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, डिवाइडेड बाय Z इनपुट कर दो। Z इनपुट था ऊपर ही तो है 8.396, ये था मैग्नीट्यूड 8.396, और एंगल था 48.77, 48.77 डिग्रीज। ये इंडक्टिव इम्पीडेंस है या कैपेसिटिव इम्पीडेंस है, पता चलता है कुछ तुम लोगों को?
अरे बुद्धू, एंगल पॉजिटिव है तो इंडक्टिव होगा ना, ये इंडक्टिव है, इसलिए जो पीएफ आएगा वो लैगिंग आएगा। ये सब बेसिक चीज समझो बेटा, ये सब के बगैर काम नहीं चलेगा, तुम इस बात को समझ लो। तो चलो, 400/√3/8.396 करता है एंगल, तो माइनस में चला जाएगा, उसको हमको डालने की जरूरत नहीं। मैं इसको कर रहा हूँ, मैं तो फ्रैक्शन यूज करता हूँ, तुम जानते हो। 400/√3 ऊपर ही कर दिया, आ गया नीचे। 400/√3 के बाद नीचे कर दिया 8.396, 6 की जगह 4 टाइप कर दिया, 8.396। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाया करे, तुम लोग बता दिया करो, टेलीग्राम चैनल पे बता दो, बेहतर यही है। यूट्यूब वगैरह तो आदमी इतना नहीं देखता है। 8.396। अब इक्वल टू प्रेस करो, देखो कितना करंट आया। यह आ गया 27.5059, तो 27.506 लिख सकते हो, 27.51 लिख सकते हो, वॉट एवर यू लाइक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं 3 डेसिमल प्लेस पर चूंकि लिख रहा हूँ, इसलिए कर देता हूँ 27.506। देख लो, 27.506, ये 27 पॉइंट है। और एंगल हो गया, एंगल के लिए कैलकुलेटर पर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा माइनस कर सकते हो ना। और नहीं जानते हो भैया तो डाल दो। अगर बेसिक तुम्हारा इतना कमजोर है कि तुम कोई इसमें भी शक है, तो कैलकुलेटर ही पर डाल करके एंगल ले लिया करो, वो बेचारा तुमको दे देगा कि आप इतने मासूम हैं तो हम ही कैलकुलेट कर देते हैं। 48.77 डिग्रीज माइनस के साथ, ये हो गया तुम्हारा फेज करंट, जो कि लाइन करंट भी होता है क्योंकि स्टार है। ये हो गया, इसका यूनिट हो गया एम्पियर। हो गया, इनपुट लाइन करंट निकल गया। इसलिए नंबर 2 में इनपुट लाइन कर पूछा था ना, इनपुट लाइन करंट, दैट इज इनपुट लाइन करंट I1, मैंने ऊपर लिख दिया है इनपुट लाइन पर करंट का सिंबल। सीधे अब कर दो, I1 इज इक्वल टू 27.506 एम्पियर। ये तुम्हारा हो गया पार्ट 2 का आंसर। इसको तुम हाईलाइट कर दो, हो गया आंसर। I1 इज इक्वल टू 27.506। अब 3 में पूछा है इससे ने इनपुट पावर ड्रॉन, जगह बच गई थी। नेक्स्ट पेज पे चलो, इनपुट पावर ड्रॉन पार्ट 3 में पूछ रही है भाई साहब। देखो, सिस्टमेटिकली बनाओगे तो सब चीज तुमको बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। पार्ट 3 में पूछ रहा है इनपुट पावर ड्रॉन, इनपुट पावर ड्रॉन, इनपुट पावर ड्रॉन। कि तुम इनपुट में कितना पावर ले रहे हो सिस्टम से, यही इसका मतलब है, इनपुट पावर ड्रॉन। इसको मैं सिंबल दे देता हूँ P इनपुट। ये याद रखो कि ये 3 फेज सिस्टम है, इसलिए तुमको लगाना पड़ेगा √3 VI cos phi।
तो V की जगह हो जाएगा यहाँ V1 लाइन वैल्यू, I1 लाइन वैल्यू, और पावर फैक्टर इनपुट पावर फैक्टर मतलब cos phi1, जो तुम्हारे I1 के साथ एंगल आया ना बेटा, वो है phi1। ये है इसका PF cos phi1, वैल्यू पुट कर दो। √3 लाइन वोल्टेज तुम्हारी मशीन की 400 वोल्ट थी ना। हाँ, क्वेश्चन हमने डेटा लिख लिख करके सामने रख लिया है बेटा, ताकि बार बार ये पेन टैब पे ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। मैं ऐसे ही देख करके लिख लेता हूँ कि 400 वोल्ट हमारा लाइन टू लाइन वोल्टेज है। अच्छा, करंट तुम्हारा I1 आया, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा 27.506, 27.506 याद रखोगे, 27.506। पावर फैक्टर से पूछा नहीं था, इसीलिए मैंने अलग से कैलकुलेट नहीं किया था। तो अब यहीं पावर फैक्टर के लिए मैं लिख दूंगा cos phi1 का वैल्यू क्या था, कितना एंगल था, 48 कुछ था ना, 48.77, 48.77 यहाँ लिख दो, कैलकुलेट कर दो। 48.77 डिग्रीज, इतना ही तो काम कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सामने। √3 इंटू 400 इंटू 27.506, देखो यहाँ तक मैंने लिख दिया 27.506। अब इंटू कॉस लिखने वाला हूँ, तो ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर जाएगा। 48.77, लीड लैग का कोई चक्कर नहीं होता है पावर कैलकुलेशन में। 48.77 इक्वल टू, प्रेस करो, तुमको इनपुट पावर मिल जाएगा 3 फेज टोटल। कितना है? 12559.96। शाबाश, देख लो। इसको राउंड ऑफ में क्या कर रहा हूँ, इसको राउंड ऑफ में कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 125 59.9 है, तो ये तो 660 हो गया ना, 60 वाट्स। क्या मतलब है, किलोवाट में कितना हो गया, 12.56 किलोवाट। ये टोटल इनपुट पावर तुम ले रहे होगे, ये किलोवाट, 12.56 किलोवाट, ये टोटल पी इनपुट हो गया। आंसर हो गया तुम्हारा। ये आंसर तुम्हारा हो गया पार्ट 3 का। दिस इज द आंसर, हाईलाइट कर दो। राइट, अब नंबर 4 में क्या पूछा है, देखा जाए। नंबर 4 में पूछा है ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। तुमको याद है मैजिक क्वांटिटी, नहीं याद है? मैं तो उसी से निकालता हूँ हमेशा। मैजिक क्वांटिटी कहलाता है पीजी, एयर गैप पावर, और वो होता है आई टू डैश होल स्क्वायर इंटू आर टू डैश बाई एस। तो इसलिए हमको आई टू डैश चाहिए होगा। अब वो आई टू डैश कैसे निकालेंगे, देखो, पार्ट 4 कर रहे हैं हम लोग।
बहुत से लोग क्या करेंगे, मैं तुमको दिखाता हूँ। बहुत से लोग ये करेंगे कि I1 निकल गया ना, तो अब करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। करंट डिवाइडर रूल जानते हो? नहीं जानते हो? पढ़ो बेटा जा करके। टोटल करंट, तुमको I2 डैश चाहिए ना, तो टोटल करंट का मतलब है कि I1, ये I2 डैश के लिए लिखेंगे I1 इंटू इस ब्रांच का इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों ब्रांचेस के इम्पीडेंस का सम, तब वो निकलेगा I2 डैश। उतना झंझट हम काहे को करेंगे? हम ये करेंगे कि इस वोल्टेज को निकाल लेंगे E1, इसलिए कि E1 इज इक्वल टू V1 माइनस I1 इंटू ये Z1 हो जाएगा, ये Z1 है ना, R1 प्लस JX1। E1 तुमको जैसे ही निकल गया, तुमको I0 कौन पूछ रहा है? I2 डैश चाहिए ना, E1 बाई R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश कर दोगे, I2 डैश मिल जाएगा, फिनिश। हम यही करेंगे, मैं जो करने वाला हूँ यही करने वाला हूँ, तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं यही समझता हूँ कि इसमें टाइम सबसे कम लगता है। अब यहाँ पर मैं E1 निकाल रहा हूँ। हियर E1 सर्किट में जगह मैंने को दिखा दिया कि E1 क्या है। E1 इज इक्वल टू V1 माइनस I1 इंटू Z1। और Z1 क्या है? Z1 है R1 प्लस JX1, ये है Z1। इससे तुमको E1 निकल जाएगा। मैं तुम्हारी ये स्पेस अभी बचाने के चक्कर में नहीं है, इसलिए कि प्रॉब्लम बिल्कुल तुम लोगों के सामने क्लियर होना चाहिए। अब देखो, इसमें वोल्टेज हम यूज करेंगे 400 बाई रूट थ्री, 400 बाई रूट थ्री लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज पर फेज वाला स्टार का, और इसी को रेफरेंस रखेंगे 0, जो पहले रखा था। हालांकि कहीं भी तुम कैलकुलेशन में जिसको भी चाहो रेफरेंस रख सकते हो। माइनस I1, I1 तुम्हारा आया था 27.506, और साथ में एंगल क्या था? सब फेजर तुमको यूज करना है। एंगल था -48.77, जो मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, इसलिए कि ये डेटा यहीं पर है। 48.77, 48.77 डिग्रीज लैगिंग करंट था, मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस JX1। आजकल जो कैलकुलेटर है वो डायरेक्टली पोलर और रेक्टेंगुलर को ले लेता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। 0.21 प्लस जे X1 का वैल्यू था 2.4 ना, हाँ, जे 2.4 एक साथ फीड कर दो और एक साथ कैलकुलेट कर लो। रेक्टेंगुलर फॉर्म में आएगा, उसको फिर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, इज इक्वल टू E1 निकाल रहे हैं हम। देखिए 400 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, ये हो गया। सबसे पहले क्या है, 400 डिवाइडेड बाय रूट थ्री, एंगल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 27.506, -27.506। अब इसका एंगल लिखना है, एंगल, ये एंगल आ गया, इसमें डालना है -48.77, 48.77। देख लो, गलती हो तो टोक देना।
-48.77। जब यह हो गया तो इसको इंटू करके फिर ब्रैकेट में डालना 0.21 0.21 प्लस जे तो लेता नहीं है ना 2.4 आई। देख लो ये पूरा एक्सप्रेशन में फीड कर दिया। तुम जैसे ही इक्वल टू प्रेस करोगे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आएगा, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखो इज इक्वल टू कुछ आया होगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पोलर में, आर एंगल थीटा में। इसका वैल्यू देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, 181.755 एंगल कुछ -12 पॉइंट नजर आ रहा है, जिसको राउंड ऑफ करके मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू 181 पॉइंट कितना डेसिमल प्लेस दिया जाए, 755 कर दें, ठीक है। बेटर एक्यूरेसी में प्रॉब्लम क्या है, खास तौर से कि जब बहुत ज़्यादा टाइम न लगे, ज़्यादा टाइम लगने लगे तो 181.8 कर देना या 182 कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कम फर्क पड़ता है कि इतना लोग एग्जामिनर सैल्यू कर देते हैं। अच्छा अब लिखना है इसका एंगल, E1 का एंगल। याद रखो कि टर्मिनल वोल्टेज जो भी था P1 जो था वो एंगल 0 डिग्री हमारा रेफरेंस था। देखो यह है -12.44, ठीक है। द एंगल इज -12.44 -12.44 डिग्री। यह है वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल, स्टार का वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल है। लाइन टू लाइन के लिए √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, हमको जरूरत नहीं। अब हमको I2 डैश निकालना है, यहाँ पर जगह है ना, जगह है। देन I2 डैश, देन I2 डैश एज फेजर इज इक्वल टू, अभी जो तुम्हारा E1 आया है, E1 इसको डिवाइड कर दो R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश से। R2 डैश बाई S प्लस JX2 डैश। सिर्फ पुट करना तुम्हारा काम है। इसको घेर मैं इसलिए देता हूं कि तुमको समझ में आ जाए कि ये रोटर का इम्पीडेंस है। नहीं भी घेरोगे तो कोई जरूरत नहीं। अब वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू, लाइन सीधी खींचने के लिए कर रहा हूं, इज इक्वल टू E1 181 पॉइंट ऊपर ही है 755 एंगल -12.44 एंगल -12.44 डिग्रीज। R2 डैश बाई S हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था 8 ओम, और X2 डैश था 2.4 ओम। हो गया। अब I2 डैश तुम्हारा निकल जाएगा आराम से, 8 प्लस J 2.4, कैलकुलेट करो इसको,
181.77। मैं तो रेशियो वाला यूज़ करता हूँ, तुम जानते हो। 181.755, 181.755 एंगल माइनस 12.44, 12.44 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 2.4i, 8 प्लस 2.4i। अब इसमें ब्रैकेट मैंने नहीं डाला, इसलिए ज़रूरत नहीं है। पास देखो, नज़र आ गया। अब कैलकुलेट करो। ये वैल्यू है, तुम्हारे सामने करता हूँ। रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आया होगा। अब इसको मैं करूँगा पोलर फॉर्म में, शिफ्ट पोलर 3। अब देखो ये कितना आता है, तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। कितना आया? 21.761। नेक्स्ट पेज करो। I2 डैश था ना, I2 डैश एज फेजर। ये आया है 21.761, 21.761। इसके साथ एंगल है, एंगल है -29 पॉइंट समथिंग। पूरा देखो, -21.139 है तो 14 करेंगे। और से देखो, -29.14 -29.14 डिग्री। 139 is 4 डिग्री एम्पियर्स। ये I2 डैश है, मतलब रोटर में घुसने वाला करंट, सीन फ्रॉम स्टेटर साइड ऑफ कोर्स। ये काम की चीज़ है, आंसर नहीं है, काम की चीज़ है। अब यहीं से हमको मिलेगा PG। देयरफॉर एयर गैप पावर PG, जो रोटर इनपुट पे होता है, दैट इज एयर गैप पावर। मैं इसको एयर गैप पावर ही लिखना चाहता हूँ। मैंने तुमको बताया था ना कि ये मैजिक क्वांटिटी है। देयरफॉर एयर गैप पावर अब लिख देता हूं, दैट इज रोटर इनपुट, दैट इज रोटर इनपुट। लेकिन मैं कहूंगा इसको हमेशा की तरह PG, रोटर इनपुट इज इक्वल टू, इसको PG बोल रहा हूं मैं, PG टोटल PG होगा 3 इंटू I2 डैश होल स्क्वायर, 3 इंटू I2 डैश होल स्क्वायर करना हो तो ब्रैकेट में कर दो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। I2 डैश होल स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय R2 डैश बाई S। जानते हो ये 3 क्यों मैंने किया? ये 3 इसलिए किया कि 3 फेज की मोटर है तुम्हारी, और I2 डैश होल स्क्वायर इंटू R2 डैश बाई S जो पावर देगा वो एक फेज का देगा, पर फेज। तो 3 फेज है तो 3 इंटू यह कर दो, ठीक है।
अब वैल्यू पुट करो, इज इक्वल टू 3 इंटू I2 डैश 21.761 का होल स्क्वायर। R2 डैश बाई एस काम की चीज होती है, इसका 8 ओम पहले से मैंने निकाला हुआ है, इसे कैलकुलेट कर लो। 3 इंटू 21.761 का होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर कर दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाई 8, ठीक है। तो अब पीजी क्या आ गया, इक्वल टू प्रेस करो, कितना आ गया 11365, 64.98 है, ध्यान से देख लो। तो इसको राउंड ऑफ मैंने कर दिया, 1 कहाँ चले गए आप, 11365 वाट्स। ये टोटल पीजी, पर फेज नहीं, टोटल पीजी। अब इसी को तुम ओमेगा एसएम से डिवाइड कर दोगे तो निकल जाएगा एयर गैप टॉर्क, जो कि डेवलप टॉर्क के बराबर होता है। समझ गए, ये तुम्हारी चीज आ गई। लेकिन पूछा क्या था इसने, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ये कितना होता है, ये होता है पीजी इंटू 1 - एस। देन अब इसी के लिए मैं लिख रहा हूं, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। इसकी वजह भी तुम जानते होगे, इसलिए कि तुमको रोटर का कॉपर लॉस माइनस करना पड़ता है, और रोटर कॉपर लॉस होता है एसपीजी, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। पावर डेवलप्ड, इसको मैं सिंबल देता हूं पीडी, एंड दिस इक्वल्स टू पीजी माइनस एसपीजी, बिकॉज एसपीजी इज रोटर कॉपर लॉस। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं इसको पीजी इंटू 1 - एस, पीजी इंटू 1 - एस। फुल लोड स्लिप दिया होता 0.04, वो वैल्यू पुट कर दोगे, ये तुम्हारा आ गया है 11365 वाट्स, मतलब तकरीबन 11.37 किलोवाट 5 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 - 0.04, 4% स्लिप, कैलकुलेट कर लो, पीडी का आंसर आ गया 11365 मल्टीप्लाइड बाय, डायरेक्टली मैं क्या कर देता हूँ 0.96, देख लो 0.96 कितना आ गया, ये आ गया 10910.4, को मारो गोली, 10910 वाट्स इज इक्वल टू 10910 वाट्स। हो गया आंसर।
ग्रॉस मैकेनिकल पावर लेवल पूछा था, इसका आंसर ये है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीडी, इसको हाईलाइट करने के पहले यहाँ पर पीडी लिख देता हूँ। रोटर कॉपर लॉस पूछता तो एसपीजी कर देते, 0.04 टाइम्स इतना ये रोटर कॉपर लॉस होता है। पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर दो। ये हो गया पीडी। आखिरी चीज क्या पूछा है? ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। नंबर 5, ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड, ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। मैं तुमको बता चुका हूं कि एयर गैप टॉर्क डेवलप टॉर्क के बराबर होता है। ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड, इसीलिए हम लोग इसको न तो टीजी कहते हैं न टीडी कहते हैं, सीधे कहते हैं टी। यह होता है पीजी बाई ओमेगा एस एम। पीजी बाई ओमेगा एस एम, synchronous speed in mechanical radian per second, ओमेगा एस एम। ये हो गया, ये ये भी होता है, और इक्वल टू पीडी बाई ओमेगा एम, एक्चुअल मैकेनिकल वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। अब देखो पीडी हो जाता है पीजी इंटू 1 - एस, और ओमेगा एम हो जाता है ओमेगा एस एम इंटू 1 - एस। तो 1 - एस 1 कट जाता है ना, इसीलिए ये टॉर्क सेम समझा जाता है। तो देखो अब ये क्या हो गया, पीजी कितना था? पीजी था 11365, 11, यहाँ पर जगह नहीं है यार। नेक्स्ट पेज चलो, नेक्स्ट पेज पे चलो। अच्छा ये क्यों ख़त्म हो गया? अच्छा ये बाद में लिखा था ना, इसको मिटाना है। नेक्स्ट पेज चलो। टी टॉर्क, टी इज इक्वल टू पीजी बाई ओमेगा एस एम। पीजी था 11365, 11365, 11365 डिवाइडेड बाई ओमेगा एस एम। ओमेगा एस एम को मैंने तुमको बताया था कि 2/p इंटू 2πf होता है। कितने पोल की मशीन है तुम्हारी? पोल कितना है? 8 पोल। तो 2/8 इंटू 2πf, फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। फ्रीक्वेंसी है 50, कैलकुलेट कर लो। तो यह हो गया, न्यूटन मीटर में आएगा 11365, 11365, 11365 डिवाइडेड बाय
ये कितना हो गया? 25 पाई हो गया ना? दो दूनी 4, दूनी 8, 25 पाई। 25 पाई, देख लो, डिवाइडेड बाय 25 पाई। कितना हो गया? प्रेस करो। इज इक्वल टू कहाँ गया? कितना आया? 144.7 न्यूटन मीटर। आंसर इज इक्वल टू 144.7 न्यूटन मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। किस चीज का? टॉर्क का। ये टॉर्क डेवलप्ड भी है, ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड भी है और एयर गैप टॉर्क भी है। इसीलिए इसको अक्सर हम लोग सिंक्रोनस वॉट्स लिखते हैं इसकी जगह। 144.7 न्यूटन मीटर के बजाय सिंक्रोनस वॉट्स भी लिख देते हैं, इसलिए कि सिंक्रोनस स्पीड पे ये पावर ट्रांसफर होता है। टॉर्क इन सिंक्रोनस वॉट्स, वो मैं थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, जाकर थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, आंसर आ गया, घेर दो इसको। हाँ, न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब जिन बच्चों को यह शक हो कि सर वो तो ग्रॉस टॉर्क डेवलप पूछा था, आपने एयर गैप टॉर्क निकाल दिया, उनके लिए अब मैं प्रूफ देता हूँ। प्रूफ ये देता हूँ, साइड में लिख देता हूँ, प्रूफ। किस चीज का? टीजी एयर गैप टॉर्क इज इक्वल टू टीडी इसका सबूत देता हूँ। टीजी इक्वल टू टीडी, देखो साइड में लिखूं, छोड़ो। टीजी इज इक्वल टू टीजी बाय ओमेगा एसएम and TD is TD developed power divided by actual shaft speed मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। अब TD होता है TG इंटू 1 - s, इसलिए कि रोटर कॉपर लॉस माइनस करते हो, और ओमेगा एस एम होता है, ओमेगा एम होता है ओमेगा एस एम इंटू 1 - s। 1 - s कट गया, जिसका मतलब यह है कि TD भी TG बाई ओमेगा एस एम के बराबर ही होता है। वैल्यू पुट करके देख लेना। तो क्या नतीजा निकला? दैट TD इज इक्वल टू TG। इसीलिए हम लोग इन जनरल क्या कहते हैं? TG जब TD के बराबर ही निकला, अलग अलग नाम क्यों देना? इसको हम लोग सीधा कहते हैं सिर्फ टॉर्क।
टी। अब तुमको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये ओमेगा एस एम को मैं 2/p × 2πf क्यों लिखता हूँ। कई मरतबा कर चुका हूँ, फिर तो याद दिला देता हूँ, खासतौर से नए नए बच्चों के लिए। मैं तुमको बता रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत थी ओमेगा एस एम की। देखो, होता क्या है कि एन एस सिंक्रोनस स्पीड, जो तुम जानते हो फॉर्मूला, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी होता है। ठीक है, और एन क्या होता है? एन होता है एन एस इंटू 1 - एस। ठीक है, इसलिए जो आदमी ओमेगा एस एम निकालना चाहेगा, टॉर्क निकालने के लिए एंगुलर वेलोसिटी चाहिए ना, वो लिखेगा 2π NS/60। 2π NS/60। अब तुम वैल्यू पुट कर दो यहां पर NS का। 2π/60 को अलग कर दो, 2π/60 को अलग कर दो, और NS की जगह लिख दो 120 F/P। 120 F/P। अब गौर से देखो, क्या ये 2/P इंटू 60×120, 2/P हमने अलग कर दिया, तो ये 2πf नहीं बन गया? और 2πf क्या होता है? 2πf होता है इलेक्ट्रिकल ओमेगा। इलेक्ट्रिकल ओमेगा, इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी 2πf। अब इसको कोरिलेट करो, इसमें है सिंक्रोनस वेलोसिटी इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। तुम जानते हो कि मैकेनिकल क्वांटिटी होती है 2/p टाइम्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल स्पीड क्या है? ओमेगा। ओमेगा जो होता है 2πf, तो 2/p इंटू ओमेगा हो गया। समझ गया ना? तो मैं एक्चुअली ये 2πf ओमेगा के लिए लिखता हूँ, 2/p इंटू 2πf। अब समझ में आया? वैसे ही ओमेगा एम के लिए तुमको 1 - s करना पड़ेगा। भाई ओमेगा एस एम इज इक्वल टू 1 - s करते हो ना? ओमेगा एम इज इक्वल टू 2πn/60। एक्चुअल n/60। n का वैल्यू पुट करो, 2π/60 को अलग करो, और n का वैल्यू पुट करो ns इंटू 1 - s। ns इंटू 1 - s। अब 2π/NS/60 क्या है? ओमेगा एस एम।
इसीलिए तुम ओमेगा को ओमेगा एस एम इंटू वन माइनस एस लिख सकते हो, जैसे एन को इज इक्वल टू एन एस इंटू वन माइनस एस लिखते हो। ये जितनी चीजें मैं तुमको बता रहा हूँ इसको आप जिंदगी भर याद रखोगे, फिर मैं नहीं बताऊंगा। बेसिक को ठीक करो, समझ गए? इसीलिए यहाँ पर मैंने ओमेगा एन इज इक्वल टू ओमेगा एस एम इंटू वन माइनस एस लिखा था। क्लियर है? गुड। चलो तो अब इस वीडियो को खत्म किया जाए बच्चों। सारा जवाब मिल गया, सब ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली यही टॉर्क पूछा था ना, ग्रॉस टॉर्क डेवलप्ड। तो ग्रिड को अब खत्म किया जाए, मिटा दो, प्रीवियस में चलो, ग्रिड मिटाओ, ग्रिड मिटाओ, ग्रिड मिटाओ, ग्रिड मिटाओ, इसमें तो ग्रिड है नहीं। चलो ठीक है, चेक कर लिया जाए, सब ठीक ठाक है, राइट? इसको बिल्कुल याद रखोगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। इनपुट इम्पीडेंस के लिए हम लोगों ने जितनी पैरेलल कॉम्बिनेशन थी सबको एडमिटेंस के टर्म्स में लिख दिया, देख रहे ना? ये सब वही है ना, सब ब्रांच का जेड इनवर्स है। इस टोटल का सम इक्विवेलेंट एडमिटेंस आ गया। एडमिटेंस इम्पीडेंस वगैरह जानते हो कि नहीं? जाकर के पढ़ो, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, तब समझ में आएगा। ये सारे एडमिटेंसेस ऐड हो गए क्योंकि सब पैरेलल में थे, और चूंकि तुमको इम्पीडेंस निकालना था इसलिए पूरे इक्विवेलेंट एडमिटेंस का तुमने इन्वर्स कर दिया, तो जेड निकल गया। अब ये सीरीज इम्पीडेंस था तुम्हारा स्टेटर साइड का, उसी में तुमने इसको जोड़ दिया, तो टोटल इम्पीडेंस निकल गया। कितना क्विकली निकल गया! तुम इमेजिन करो कि एक आदमी इसको अगर ऐसे करता, सर्किट ऐसे था ना, वो लिखता, सबसे पहले लिखता ये इसका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस क्या लिखता, R1 इंटू जे एक्स एम डिवाइडेड बाई आर, ये आर आई है ना, यहाँ आर आई है, आर आई इंटू जे एक्स एम डिवाइडेड बाई आर आई प्लस जे एक्स एम, ये इस ब्रांच का इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता। उसके बाद वो जो भी आता उसको फिर पैरेलल में करता R2 डैश बाई एस प्लस जे एक्स डैश से। अब फिर वो Z1 Z2 बाई Z1 प्लस Z2 वाला फॉर्मूला चलता, तब निकलता यहां पर का इक्विवेलेंट इंपीडेंस, जिसमें ये जोड़ता। पागल हो जाते तुम! हमने क्या किया, हमने सब का इन्वर्स कर दिया, इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स, इसका इन्वर्स, तीनों पैरेलल में थे, सबका इन्वर्स करके जो सबको जोड़ दिया, तो यहाँ का टोटल एडमिटेंस मिल गया। एडमिटेंस को इन्वर्स कर दिया, इंपीडेंस मिल गया। ये बात मैंने तुमको थोड़ा समझाई थी पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स के ज़माने में, वो वीडियो भी जा करके देखो, ठीक है बच्चों? ऑल राइट, तो ख़त्म किया जाए इसको, सब चेक कर लें, सब ठीक ठाक है, यूनिट्स वगैरह दी हुई हैं, कहीं पर गलती हो तो बता देना, कहीं पर गलती हो तो बता देना। आई टू डैश का यहाँ आंसर दिया था, ठीक। ठीक है बच्चों, तब इजाज़त दो, चेक कर लूँ कि रिकॉर्ड भी हो रहा था कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, दैट्स गुड, अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, हैव ए ब्यूटीफुल डे। आज बोल रहा हूँ हैव ए ब्यूटीफुल डे। आमतौर पे मैं क्या कहता हूँ, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, हैव ए ब्यूटीफुल डे, इसलिए कि इट वाज ए ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल। तुमको पूरा फंडा इंडक्शन मोटर का बहुत सारा क्लियर हो गया होगा, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पर बनाया हुआ, और एकदम ताज़ा ताज़ा इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, ठीक है? तो ठीक है, इजाज़त दो, आई विश ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ तुम्हारे सामने, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।